हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा आपका प्लेटफॉर्म बुक रुक्मिणी प्रकाशन के थ्रू। ये जो हो जाएगा आपका वॉल्यूम 2, जो वॉल्यूम 2 बुक आया हुआ है उसका आज देखेंगे। सेट नंबर 1 है, इसको जो है आपको रेगुलर वाइज में कराना होगा। ये जो हो जाएगा आपका अप टू एग्जाम के अप्रॉक्सीमेट जो है आपका एग्जाम तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल जो है 30 सेट है और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, जो आप अगर एक बार लगा लेते हैं, अगर आप इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के देख लीजिएगा तो आप डेफिनेटली जो है आप अच्छा मार्क्स उठा करके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हम ऑप्शन वाइज करते चलेंगे। आगे देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि आर्यों के संबंधित जोग बोग जकोई, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आर्यों से संबंधित बोग जोकोई अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। तो देखिए आर्यों का अगर बात करते हैं, बोग जोकोई अभिलेख आपका कहाँ में प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा मध्य एशिया दिया गया है। तो देखिए आर्यों का निवास स्थान भी अगर बोला जाता है तो मिडिल एशिया को ही बोला जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य एशिया हो जाएगा। इस अभिलेख में 4 आर्य देवता का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका इंद्र हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, मित्र, मित्र किसको बोला जाता है तो अग्नि को बोला जाता है, और नासत्य नामों से उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक, ध्यान दीजिए कि पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल के द्वारा 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक में, 770 से 810 ईस्वी तक में इसका स्थापना किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पाल वंश के शासक जो हो जाएगा आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ में, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आपका बिहार के भागलपुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो देखिए इसका स्टेटमेंट जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बात बोले हैं, तो इसका जो हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए एक जो थे आपका जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो है आपका क्या दिया गया है, तो षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया है। और जॉन लॉरेंस ने, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जॉन लॉरेंस, तो जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 का विद्रोह जो था आपका एक प्रकार का सिपाही विद्रोह था। तो ध्यान दीजिए कि जॉन लॉरेंस के अनुसार जो था आपका कौन सा था, तो सिपाही विद्रोह था। और 1857 के विद्रोह के संबंध में टी.आर. होम्स, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है कि टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह जो है आपका सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। और जो है आपका एक दिया गया है बेंजामिन डिजरेली के द्वारा क्या बोला गया है, तो बेंजामिन डिजरेली के अनुसार 1857 का विद्रोह जो हो जाएगा आपका एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सिपाही विद्रोह था। और षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है, तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है। और एक जो थे आपका एस एन सेन, इसका नाम याद रखिएगा। एस एन सेन ने कहा कि धर्म के लिए लड़ाई के रूप में जो शुरू हुआ वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो एस एन सेन के द्वारा बोला गया, क्योंकि 1857 का विद्रोह जो था भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्साई की संधि 1919 किसके बीच हुआ था। तो देखिए वर्साई की संधि जो हुआ था आपका 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में हुआ था। देखिए विजयी राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में हुआ था। यह संधि जो था आपका कब हुआ था, तो 28 जून, इसका अगर छोटा डेट भी आप याद रखिएगा तो अच्छा है, तो 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। और वर्साई की संधि हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध था तो उसको समाप्ति के लिए जो है वर्साई की संधि किया गया था। और वर्साई आपका कहाँ में है, तो वर्साई आपका वर्साई फ्रांस में पेरिस के निकट एक शहर है, वहाँ पे आपका वर्साई का संधि हुआ था। और इसमें जो था आपका किस में मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो वर्साई प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र मित्र राष्ट्र हो गया, और आपका जो किसके बीच में हुआ था, तो जर्मनी के बीच में हुआ था। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर ए हो जाएगा। और इसमें एक अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो महाराजा राव
गंगा सिंह, इनका नाम याद रखिएगा कि महाराजा राव गंगा सिंह ने 28 जून 1919 को भारत की तरफ से वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। तो कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देता है एग्जाम में कि भारत के तरफ से किनके द्वारा जो है आपका हस्ताक्षर किया गया था। तो महाराजा राव गंगा सिंह की तरफ से किया गया था। महाराजा राव गंगा सिंह जो थे आपका महाराजा लाल सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महाराजा राव गंगा सिंह ने बीकानेर कैमल कोर की कमान संभाली, जो फ्रांस, मिस्र और फिलिस्तीन में सेवा करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो देखिए ये तो आपका उपन्यास पूछा गया है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक पूछा गया है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, एक बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। तो इसका जो हो जाएगा जगजीवन राम जो थे आपका श्रम मंत्री थे। जॉन मथई की अगर बात करते हैं तो रेलवे मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रफ़ी अहमद किदवई थे। किसमें, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो थे आपका रफ़ी अहमद किदवई जो थे आपका संचार मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता थे। वे प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री भी रहे थे। और क्या बोला गया है इनके बारे में कि मुस्लिम लीग के बरबर और बरदुर रब निस्तार अंतरिम सरकार में संचार मंत्री थे। तो जब अंतरिम सरकार की गठन किया गया था तो उस टाइम जो था आपका संचार मंत्री कौन थे, तो अब्दुर रब निस्तार जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे। और सरदार बलदेव सिंह अंतरिम केंद्रीय सरकार तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और इनके बारे में और एक जो है ये भी जो जगजीवन राम भी जो है आपका श्रम मंत्री रह चुके थे। जगजीवन राम भी जो है आपका अंतरिम सरकार तथा प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री रहे थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया, ध्यान दीजिएगा कि सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस जो है सिलसिले के थे। तो एक क्वेश्चन जो है आपका जरूर एक जो है बिहार एसआई में देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका शुहवर्दी सिलसिले से थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है आपका 1 मई 2016 को हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसके अंतर्गत जो है 1 मई 2016 को रसोई बनाने के पारंपरिक चूल्हा से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया है। और जो है एक और उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया है अगस्त 2021 में उज्ज्वला योजना 2.0 का शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जो है आपका विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। तो देखिए एक जो है विकसित अर्थव्यवस्था पूछा गया है और जो होता है एक विकासशील अर्थव्यवस्था होता है, एक जो होता है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होता है। तो देखिए विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसका जो होता है पर कैपिटा इनकम जो होता है लोगों का ज़्यादा होता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास उच्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना जो होता है जीवन की शैली, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि का स्तर जो होता है आपका हाई होता है। वे सभी जो है आपका विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और उसमें जो होता है औद्योगिकरण में जो होता है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वो भी जो है आपका विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था में आता है, ब्रिटेन भी आता है और साथ में साथ जो है आपका जापान आता है। जापान जो है आपका एशिया में जो है सबसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था किसका आया था, तो जापान का आया था। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथ में साथ अगर बात करते हैं तो इंडिया का अर्थव्यवस्था, चाइना का अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार का जो है विकसित नहीं विकासशील अर्थव्यवस्था है। और एशिया का प्रथम विकसित देश जो हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष
किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया है? तो देखिए पहले जो था आपका कब तक था, तो पहले जो था आपका जून से लेता था, पहले जो था आपका, अब जो लेता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया था। वो भी कब किया गया है, तो आपका 2021 में किया गया है। और पहले अगर बात करते हैं तो 1 जुलाई से शुरू होने वाला आरबीआई का अंतिम वित्तीय वर्ष, और पहले जो था इसके पहले आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो था 1 जुलाई से 30 जून तक लेता था। लेकिन अब जो है एट प्रेजेंट 2021 से क्या किया गया है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक लेता है, तो 31 मार्च तक लेता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या कहीं कहीं आपको जो है 2021-22 भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए वाला जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा इंग्लिश का आंसर है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, इंग्लिश मैथ ये सभी क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, हिंदी को स्किप करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर 12 की बात करते हैं तो 12 क्या पूछा गया है कि सुरेश स्टोलन माई बुक, अगर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 12 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, माई बुक वाज स्टोलन बाई सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है पोषण में, तो सबसे पहले हम जो लेंगे आपका अंतर्ग्रहण करेंगे, मतलब कि अंदर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। अगर अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद अगर करेंगे तो पचेगा। जब पचाने होगा तो पचाना कौन सा है, तो 3 में है, तो यहाँ है गया, यहाँ हो गया। अब इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी को कट कर दीजिए, बी को भी काट दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पचना हो जाएगा, तो पचना के बाद क्या हो जाएगा, तो अवशोषण होगा। तो एक लीजिए, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 दिया है, इसको भी हटा दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सबसे पहले आप अंतर्ग्रहण करेंगे भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद वो पचेगा। पचने के बाद उसका जितना मटेरियल है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जो होता है उसमें विटामिन होता है, उसको अवशोषण करेगा। और अवशोषण करने के बाद क्या करेगा, तो उसका करेगा स्वांगीकरण करेगा। स्वांगीकरण करने का मतलब कि आपका जिस बॉडी पार्ट को जो ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो बचे हुए पार्ट हो जाएगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो निष्कासन हो जाएगा। यही जो है आपका पाचन तंत्र पोषण के चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा कथन ए के। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग भी इसको बोला जाता है। कभी कभी जो है सुसाइड बैग को इंग्लिश में ही लिख देगा आपका कि सुसाइड बैग जो है उसको इंग्लिश में ना लिख करके सुसाइड बैग हिंदी में लिख देगा, जो हो जाएगा आपका आत्महत्या की थैली। मस्ट बी नोटेड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। और कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यहाँ जो होता है शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो होता है आपका हाइड्रोलेटिक एंजाइम होता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। तो कथन 2 भी जो है यहाँ पे आपका सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। पादप कोशिका में जो है आपका 1 देखेंगे, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली, इसको हटा दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है आपका जंतु कोशिका में भी देखने को मिलेगा आपका। हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये भी जो है आपका पादप में पाया जाएगा, लेकिन जो है एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता है। और बड़ी रसधानी मतलब कि लार्ज वेहिकल्स जो होता है आपका, वो भी जो है आपका पादप कोशिका में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत होता है बड़ी। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है 1, 3, 4 जो है आपका दिया गया है, जो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। पौधे में जल तथा खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जो है जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जो होता है जिम्मेदार होता है। तो देखिए परिवहन के लिए मात्र 2 ही ऊतक जिम्मेदार है, एक जो है फ्लोएम होता है, एक जो है आपका जाइलेम होता है। तो इसमें पूछा कौन सा गया है कि पौधे में जल और खनिज के परिवहन
परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जाइलम जो होता है जल को परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है आपका फूड का परिवहन करता है, जाइलम जो होता है आपका एक दिशात्मक जो है आपका परिवहन करता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है डुअल डायरेक्शन में जो है आपका फ्लो करता है। देखिए फ्लोएम के द्वारा जो होता है, देखिए पत्तियों के द्वारा जो बना हुआ जो होता है पदार्थ, पत्तियों के द्वारा जो बना होता है भोजन होता है पेड़ के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है, तो ये जो होता है डुअल डायरेक्शन में होता है, और जाइलम जो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। अगर खनिज और जल बोला गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जाइलम हो जाएगा, अगर भोजन बोला हो जाता तब फ्लोएम हो जाता। आगे देखते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन पूछा गया है तो मुकुलन के द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मान लेते हैं इस तरह से हाइड्रा है और एक ओरिजिनल हाइड्रा हो गया, यहाँ पे एक देखिए एक तरह से बड निकल रहा है, ये बड जो है आपका टूट जाएगा, ये बड जो है टूट करके एक जो होता है नया मुकुल हाइड्रा बन जाता है, तो यही जो हो जाएगा आपका नई बडिंग विधि हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया है? तो अमोघ का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो आपका ग्रीस के द्वारा किया गया है। ग्रीस की राजधानी आपका एथेंस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। सिंगापुर की राजधानी आपका सिंगापुर सिटी होता है, करेंसी जो होता है आपका सिंगापुरी डॉलर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो देखिए ये पूछा गया है कि किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, तो डायरेक्ट इनकम टैक्स में नहीं किया गया है, तो वस्तु एवं सेवा कर में जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जो स्लैब है उसको चेंज किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है आपका वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि संविधान के 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था, जीएसटी को लाया गया था। और 22 सितंबर 2025 को जो है जीएसटी के दो मुख्य स्लैब कर दिए गए थे, एक जो हो जाएगा आपका 5% है, दूसरा जो था आपका 18% कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 30 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो अतिरिक्त पूछा गया है कितने लाख हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 लाख जो है आपका अतिरिक्त बोला गया है। अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा बोला गया है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा बोला गया है। आगे देखते हैं कि भारत के पंचम योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो देखिए सबसे अगर अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना जो था आपका अंतिम था, जो कि 2012 से 2017 जो था इसका टेनर था। 2014 में जो है आपका गवर्नमेंट चेंज हो गया था, तो वहाँ पे उसके ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका कौन सा योजना लाया गया? तो आपका नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं आपका प्रधानमंत्री होते हैं। अगर एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग का गठन जो है आपका कब किया गया था? तो इसका एक गठन जो है आपका नीति आयोग का गठन जो हो जाएगा आपका 15 जनवरी 2015 में किया गया था। वर्ष 2014 में केंद्र में बनी नई सरकार ने 15 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग का गठन जो है जॉन मथाई के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 में हुआ था। और योजना आयोग जो हो जाएगा 1950 से 2017 के मध्य में 12 पंचवर्षीय योजना, 5 एक वार्षिक योजना और अनवरत योजना के सफलतापूर्वक संचालन में किया गया था। योजना आयोग जो होता है आपका केंद्रीयकृत योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर भी जो है आपका अकॉर्डिंग टू करेंट अफेयर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2020 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। तो
लक्ष्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कथन एक सही है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतना ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी, ये भी जो है आपका सही है। तो उपयुक्त कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपात उपबंध किस में किया गया है? तो देखिए, अगर आपात उपबंध की बात करते हैं तो आपका भाग 18 में जो है आपका किया गया है। अगर बात करते हैं यहाँ पे भाग 14 का, तो भाग 14 जो हो जाएगा आपका, भाग 14 के तहत संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाओं का उल्लेख किया गया है। और भाग 15 के अंतर्गत क्या करते हैं? तो इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है। और भाग 20 के अंतर्गत जो है आपका संविधान संशोधन की बात किया गया है। और भाग 18 में जो है आपात उपबंध की चर्चा किया गया है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 352 हो जाएगा। 352 के अंतर्गत जो होता है आपका राष्ट्रीय आपात होता है। 354 के अंतर्गत जो होता है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है। सॉरी, 356 के अंतर्गत एक जो है आपका 360 के अंतर्गत जो है आपका वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। तो 352 के अंतर्गत जो है आपका राष्ट्रीय आपात की चर्चा किया गया है। और अगर बात करते हैं कि कैबिनेट शब्द का उपयोग भी जो है आपका 352 में ही यूज किया गया है। और 356 के अंतर्गत जो है आपका राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। और यहाँ पे बात कर दें आपका 360 के अंतर्गत जो है आपका वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा किस मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है? तो निजता के अधिकार जो है आपका आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है, जो कि आपका एक स्वतंत्र समानता का अधिकार है, या स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो निजता का अधिकार जो है आपका एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, निर्वाचन मंडल का उल्लेख अगर किस में किया गया है तो 52 से जो होता है राष्ट्रपति होता है। और अगर निर्वाचन मंडल की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर 44 होता है, जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर आर्टिकल 55 की बात चर्चा भी किया गया है। तो आर्टिकल 55 में बोला जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो कि मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 56 बोला गया है, अनुच्छेद 56 की चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति को पदावधि से संबंधित हो जाता है। और जो है आपका अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है। और 54 की बात करते हैं तो इसका जो हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 के रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट जो होता है आपका 5 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके हम जो है सुप्रीम कोर्ट में रीट के दायर कर सकते हैं। और 226 के अंतर्गत जो है हम किसमें तो हाई कोर्ट में जो है रीट दायर कर सकते हैं। और जो क्या बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय के केवल मौलिक अधिकार के हनन के लिए हम रीट जारी कर सकते हैं। और 226 क्या बोला गया है कि 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के आंतरिक अन्य परियोजना के लिए भी रीट जारी करते हैं। रीट जो होता है आपका 5 प्रकार का रीट है, जो कि एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसको इंग्लिश में हम हार्बस कॉर्पस बोलते हैं। एक जो है आपका परमादेश है, दूसरा जो हो जाएगा आपका प्रतिषेध है, तीसरा जो हो जाएगा आपका अधिकार परीक्ष है, पांचवा जो हो जाएगा आपका उत्प्रेषण है, जो कि 5 प्रकार का रीट हो जाएगा, जो कि हम आपको आर्टिकल सहित बताएं। आगे देखते हैं कि बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन है? अगर बात करते हैं तो बिहार का अगर पहला प्रीमियर बोला गया है, प्रधानमंत्री को पहले बोला जाता था, उसको अगर बात करते हैं पहला जो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। अगर दूसरा की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत की बात करते हैं पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कि भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
संघ समिति पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संघ समिति के यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सरदार भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष की अगर चर्चा करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 28 का ए हो जाएगा। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियमित समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कि संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा कि विशेष प्रक्रिया के उल्लेख में संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अगर विशेष प्रक्रिया की बात आती है तो आपका आर्टिकल नंबर 109 में आता है। और वही अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 108 क्या है, 108 के अंतर्गत जो है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर यहाँ पे 110 बोला गया है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। और आर्टिकल नंबर यहाँ पे 111 दिया गया है जो कि आपका वीटो पावर होता है कि राष्ट्रपति विधायकों 111 में जो है विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के संबंध में उपबंध किया गया है। और यहाँ पे जो हो जाएगा 108 संयुक्त अधिवेशन की बात बोलता है। और 109 जो हो जाएगा आपका विशेष विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के। और 110 जो है आपका धन विधेयक से संबंधित है। और 111 जो है आपका वीटो पावर यही बोला गया है जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति आपका अनुमोदन करेंगे, लास्ट सिग्नेचर करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। तो देखिए भारत के जो है उपराष्ट्रपति पद पे कौन नहीं थे। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 30 का जो हो जाएगा आपका डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे भारत के उपराष्ट्रपति पद पे नहीं थे। डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति पद पे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक थे, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के पद पे नहीं थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसे फूल जो पूरा खिला न हो उसके लिए कौन सा शब्द का यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है 3-4 शब्द का यूज किया जाता है। ऐसे फूल जो पूरा खिला न हो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर उसकी बात करते हैं तो इसको हम मुकुल बोलते हैं। एक जो होता है आपका जो फूल अभी नहीं खिला हो उसको क्या बोलेंगे, कली बोलते हैं। जो फूल आधा खिला हुआ हो तो उसे मुकुल बोलते हैं। घृणा करने के योग्य को घृणित बोला जाता है। और क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 का, द्विज का अनेकार्थी क्या हो जाएगा। तो ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है। द्विज का अनेकार्थी जो होता है आपका दांत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्ण के कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग जो होता है आपका किसके कारण से होता है। तो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में मौजूद होता है, जिसके वजह से जो है रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन का काम जो होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है ब्लड में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है। उभयचर जंतु कहने का मतलब वो जल और स्थल दोनों पे रहता है। तो मछली जो है आपका जल पे रहता है, छिपकली उभयचर नहीं है, सांप भी नहीं हो जाएगा। तो मेढक जो हो जाएगा यहाँ पे एक उभयचर जंतु है। उभयचर वे कशेरुकी जीव है जो अपना जीव जल और स्थल दोनों पर बिताते हैं। मेढक के जीवन चक्र में एक जलीय लार्वा अवस्था जिसको हम टेरेडोपोल होते हैं जो गलफरों से सांस लेते हैं, और एक स्थलीय वयस्क अवस्था होते हैं जो फेफड़ों और त्वचा से सांस लेते हैं। एक जो है यहाँ पे इसकी त्वचा इतनी चिकनी और नरम होती है और ये अंडे देने के लिए पानी में निर्भर होता है। केंचुआ जो होता है त्वचा से सांस लेता है और मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मेढक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार जो है क्रम व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर की बात करते हैं 35 का जो हो जाएगा आपका सबसे पहले किसका आ जाएगा। तो सबसे पहले पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। पेट्रोल के बाद कौन सा दिया गया है तो मिट्टी का तेल 3-4 हो जाएगा। 4 के बाद कौन सा दिया गया है तो
एक हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 जो है कथन का क्वेश्चन बोला गया है कि समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या समान। देखिए क्या बोला गया है, समस्थानिक बोला गया है। क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न होती है। और समभारिकों में क्या बोला गया है कि परमाणु संख्या समान होता है। तो देखिए समभारिक में जो है परमाणु संख्या समान नहीं होता है, इसको काटिए, लेकिन द्रव्यमान जो होता है भिन्न होता है। तो 2 कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा और कथन 1 जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर 36 का जो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजी योगी के होते हैं। तो सहसंयोजी योगी का गुण कौन सा होता है। तो देखिए सहसंयोजी यौगिक अणुओं के बीच जो होता है आपका अंतराण्विक बल कमजोर होता है, इसलिए इसे पिघलने या उबलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है कम होता है, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये जो होता है आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं, ये भी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ये आयनों से बनते हैं, नहीं। ये जल में विलय होते हैं, नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 37 का 1 और 2 जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 38 नंबर कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार के राजधानी पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 39 भी जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो हो जाएगा आपका असम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संदेश देती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चलो जीते हैं, चलो कुछ बेहतर करें, आशा ही जीवन है, चलो सबका एक साथ विकास करें। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं 40 का तो हो जाएगा आपका चलो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाती है, जो कि आपका जो है आपका डेल्टा के निर्माण न करके एक जो है आपका एस्चुरी का निर्माण करता है, क्योंकि ये 2 पहाड़ों के बीच से निकलती है। इस पे जो है आपका सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि ये जो है आपका विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, जिसके वजह से जो है आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। यह जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्रों में जल प्रवाहित करता है। नर्मदा नदी पर बना प्रमुख बांध में ओंकेश्वर और महेश्वर बांध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि आपका गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह है। और एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं तो बृहस्पति में टोटल 95 उपग्रह हैं। अगर बात करते हैं तो टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन जो हो जाएगा आपका शनि का उपग्रह है। और शनि के ग्रह में अगर टोटल ग्रहों की संख्या की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट 274 है। तो सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है, उपग्रह किसके पास है। तो शनि ग्रह के पास है। और गैनीमेड बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितना है। तो 95 हो जाएगा। अब फोबोस जो है आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस जो है किसका है। तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से। तो एक है फोबोस, एक जो है आपका डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24-20-10, इसको याद कीजिए इस तरह से 24-20-10 से लेकर के 27-31-15 उत्तर तक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 44 नंबर कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच होता है। तो एक जो है आपका सिंधु के बाद आइए सतलज काली तीस्ता, एक जो होता है आपका दिहांग है।
तो सिंधु और सतलज के बीच में जो होता है आपका पंजाब हिमालय है। सिंधु सतलज, सतलज और काली के बीच में जो हो जाएगा आपका कौन सा है, तो कुमाऊं हो जाएगा। और काली और तीस्ता के बीच में जो है कौन सा हो जाएगा, तो नेपाल हिमालय है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 कि कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो कितना डिग्री चैनल बोला गया है, ग्रेट निकोबार को जो है सुमात्रा से अलग करता है। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं हम तो 6 डिग्री चैनल जो होता है आपका, 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को जो है सुमात्रा से अलग करता है। एक जो है यहाँ पे दिया गया है 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो होता है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। एक जो है आपका 10 डिग्री चैनल जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। एक जो होता है आपका 11 डिग्री चैनल जो कि अमीनी द्वीप और कनाइश्वर को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कि कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो कॉस्मोस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हम्बन बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम कौन सा है। तो देखिए भारत सरकार के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आपका किबूथी हो जाएगा जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गुहारी मोता की अगर बात करते हैं तो आपका कच्छ में है। आगे देखते हैं कहाँ में है, तो कच्छ में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहारी मोता जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। एक जो है आपका इंदिरा कौल की बात करते हैं तो इंदिरा कौल जो होता है भारत के सबसे उत्तरी में जो है आपका इंदिरा कौल है। और सबसे दक्षिणी में जो हो जाएगा आपका कौन सा है, तो भारत के सबसे दक्षिणी अगर भूमि से सटा हुआ है तो कन्याकुमारी है। अगर उसी की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी किसको बोला गया है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबूथी कहाँ में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं मिलान करने वाला है। भारतीय सेवक संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले 2 हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और आत्मीय सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो आत्मीय सभा के किया गया है राजा राम मोहन के द्वारा। तो 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में 2, 1, 3 है जो सही हो जाएगा तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 कि 1937 से 1938 के दौरान बक्सात आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखिए पीर अली की बात करते हैं तो ये जो थे 1857 से पटना में थे। जयप्रकाश 1857 के क्रांति में कहाँ से किए थे, तो पटना से किए थे। अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हो जाएगा आपका बक्सात आंदोलन से संबंधित है, जो कि ये सहजानंद सरस्वती जो थे आपका किसान के सबसे बड़े नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो देखिए बक्सर की लड़ाई हुआ कब है, तो आपका 1964 में जो है आपका बक्सर की लड़ाई हुआ था। बक्सर की लड़ाई के बाद 1965 ईस्वी में जो है आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं इसमें एक जो है आपका 22 अक्टूबर 1764 कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर की लड़ाई के बाद 12 अगस्त 1756 को इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने बंगाल का दीवान अधिकार कर लिया था। और इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और एक हुआ था आपका कि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ किया था। तो देखिए इलाहाबाद की संधि जो है आपका 2 दिन के देखने को मिलेगा। एक जो हो जाएगा आपका 12 अगस्त हो जाएगा, एक जो हो जाएगा आपका 16 अगस्त हो जाएगा। अंग्रेज की तरफ से दोनों रॉबर्ट क्लाइव था और भारत की तरफ से किसके द्वारा था, तो भारत की तरफ से 12 अगस्त वाला में आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और जो था आपका 16 अगस्त वाला में अवध के नवाब शुजाउद्दौला था। और एक यहाँ पे दिया गया है कौन सा, तो सुगौली की संधि दिया गया है। तो सुगौली की संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसमें 1814 से जो है 1816 के दौरान ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद जो है अस्तित्व में आया था। और जो इसमें क्या बोला गया है कि 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि पर नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्रा और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल पेरिस ब्रेडशॉ के हस्ताक्षर किए गए थे। तो सुगौली के संधि कब हुआ है, तो 1816 में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 51, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो उस घन का आयतन क्या हो जाएगा जिसके सबसे लंबे कर्ण की लंबाई 11:√3 है। तो कर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है आपका a√3 है। यहाँ पे 11√3 दिया गया है, तो इसको काट दीजिए तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और उसका आयतन पूछा गया है, तो घन के आयतन कितना होता है, q होता है, तो 1331 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर है, बना दिए लेकिन बनाएंगे नहीं मैथ। 52 का आंसर की एक बात करते हैं तो 52 का आंसर जो हो जाएगा आपका 38.8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्या बोला गया है, 53 नंबर बोला गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछा गया है, तो अधातु जो है आपका कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका ब्रोमीन हो जाएगा। अगर उसी के उल्टा अगर बात करते हैं धातु, तो आपका कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा कि ब्रोमीन के परमाणु संख्या कितना है, तो 35 हो जाता है। वही अगर बात करते हैं कि पारा के परमाणु संख्या कितना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है। पीएच मान 5 कहने का मतलब क्या है कि आपका अम्ल है। अम्ल का रेट जो होता है आपका, अगर आप पीएच स्केल पे जाते हैं तो 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम आइएगा तो आपका एसिड हो जाएगा, 7 से ज़्यादा जाइएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है, लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी अम्ल जो होता है लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो नीला से ब्लू कर देता है, सॉरी यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। जो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका, यह नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जो है आपका परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर कुछ थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पूरा ऑप्शन देखते हैं। एक बोला गया है कि प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, तो ये तो नहीं होगा। पहला में प्रकाश कॉर्निया से होकर के आंख में प्रवेश करता है, ये भी नहीं होगा। रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए अगर प्रतिबिंब लास्ट बनता है तो लास्ट में जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सही है। प्रकाश पुतली से होकर के गुजरता है, तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा, तो प्रकाश जो है कॉर्निया से होकर के आँख में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश को प्रवेश कराएंगे, जो कि आपका ए और सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको और इसको काट दीजिए, बी और डी को कट कर दीजिए। अब आते हैं हम उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद की अगर बात करते हैं तो प्रकाश लेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। तो जैसे ही प्रकाश जो है प्रकाश कॉर्निया से होकर हमारे आँख में प्रवेश करेगा, उसके बाद जो है प्रकाश पुतली से होकर के गुजरेगा, तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद अगर बात करते हैं तो प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित किया जाएगा, तो रेटिना पर केंद्रित करेगा, और 3 जो हो जाएगा आपका प्रतिबिंब बना देगा। आँख में प्रतिबिंब जो होता है आपका उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर, जो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोला गया है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती है। जो क्वेश्चन यहाँ पे सही है कि ध्वनि कभी भी निर्वात में यात्रा नहीं करती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि यात्रा करती है तो ठोस में करती है, उसके बाद द्रव में करेगी, उसके बाद जो है आपका गैस में करेगी। आगे देखते हैं, और कथन 2 दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। तो एक एग्जैक्ट सही है कि ध्वनि की प्रबलता जो है आपका एम्पलीट्यूड आयाम पर जो है निर्भर करता है। कथन 3 देखेंगे, ध्वनि का तारत्व जो है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये भी जो होता है ध्वनि का तारत्व आपका आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो उपयुक्त में से तीनों कथन जो है आपका सही है, जो कि आपका ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 नंबर कि हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत की अगर स्थान की बात करते हैं तो इसका स्थान जो हो जाएगा आपका
38 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क जो कि पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ की विकास परियोजना को उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो इसका आंसर भी जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित पहली बार मौलिक अधिकारों पर विचार कब किया गया था, तो कराची अधिवेशन 1931 में जो है आपका पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। और अगर बात करते हैं सूरत अधिवेशन 1907 किसके द्वारा किया गया था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिनके अध्यक्ष की बात करते हैं तो रास बिहारी बोस। 1907 में जो था कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो एक गर्म दल और नरम दल में टूटा हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। कौन थे, तो इसके अध्यक्ष की अगर बात करते हैं 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक जो है आपका गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपका चित्तरंजन दास थे, जो कि यह कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 नंबर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था, तो 1632 में अपना कारखाना स्थापित किया है। आगे देखेंगे 63 नंबर कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए संविधान के संशोधन में एंग्लो इंडियन का जो था दिया गया था, अब जो है आज़ादी का 75 साल हो गया, तो 75 साल में क्या इसको दिया जाएगा, तो ये जो था आपका 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 64 नंबर कि संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा जो है आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 1950 को जो आपका इलेक्शन कमीशन हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान बन करके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया था, देश जो था आपका गणतंत्र हो गया था। आगे देखेंगे चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवारस्थ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मंगोलियाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा कि चीन, मंगोलिया, जापान वाले जो होता है कौन सा है, तो मंगोलियाइड हैं। ये जो है पीले एवं भूरे रंग वाले होते हैं और जो है आपका कि निग्रोइड प्रजाति के लोग जो होते हैं काले, भूरे एवं कत्थई रंग के लोग होते हैं, कौन सा, तो निग्रोइड वाले, लेकिन इसका जो हो जाएगा आपका मंगोलियाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितना है, तो बिहार की लिंगानुपात जो हो जाएगा आपका 918 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला दिया गया है कि वैशाली किसके लिए फेमस है, तो वैशाली जो है पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है, 4 हो जाएगा। भागलपुर किसके लिए फेमस है, तो रेशम उद्योग के लिए, वस्त्र के लिए। जमुई किसके लिए फेमस है, तो जमुई में आपका सोना मिला है, तो सोना के लिए फेमस हो गया है। मधेपुरा जो हो जाएगा आपका रेलवे डिब्बा कारखाना, तो 4, 1, 2, 3 किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी जो है आपका सीन नदी किनारे है, तो सीन नदी के किनारे बोलते हैं तो आपका पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे है। एक जो है आपका लिस्बन जो है आपका टैगस नदी के किनारे है। एक जो दिया गया है आपका बेलग्रेड जो है आपका डेन्यूब नदी के किनारे है और बुदापेस्ट जो है आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टानें बनती है, तो जब लावा जो होता है आपका ठंडा हो जाता है या ठोस हो जाता है तो उसके जो है किस प्रकार की चट्टानें बनती है, तो इग्निशियन चट्टानें बनती है, जो कि आपका एक इसको हिंदी में अग्नेय चट्टान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया है, तो बिहार राज्य में पूछा गया है कि ग्रीन बजट कब पेश किया गया है, तो ग्रीन बजट की बात करते हैं तो आपका वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में पहली बार जो है ग्रीन
बजट पेश किया गया था, जो हो जाएगा बिहार सरकार द्वारा जो है 26 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली राज्य योजना की शुरुआत किया गया था। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2040 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और हाथी बचाओ और पुनर्निवास केंद्र की स्थापना आपका बिहार सरकार के द्वारा कहाँ में किया गया है, तो पश्चिमी चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा। इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो डी हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं आंसर। 72 का आंसर की बात करते हैं तो 72 का आंसर जो हो जाएगा आपका 33.13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। तो देखिए, घर्षण जो होता है एक सतह से दूसरे सतह में घर्षण कब लगता है। घर्षण हम कहते किसको हैं, सबसे पहले घर्षण की परिभाषा आप समझिए। घर्षण एक जो होता है आपका संपर्क बल होता है, क्योंकि यह तभी कार्य करता है जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो घर्षण बल बोलेंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकिएगा तो नीचे आता है, तो दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो जाएगा। चुंबकीय बल देखिए, तो चुंबक जो है, यहाँ एक चुंबक है, यहाँ पे लोहा है, तो ये दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी जो है आपका एक दूसरे के कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो है आपका संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। सेम एज यहाँ पे स्थिर विद्युत बल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी रेखीय गति जो है आपका रेक्टेंगुलर मोशन पूछा गया है। तो एक घूमते हुए पंखे की गति जो होता है सर्कुलर मोशन होता है, नहीं हो जाएगा। एक झूले की गति जो होता है दोलन गति होता है। सीधी सड़क पर चलने के लिए कार की गति, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर गति, ये भी नहीं हुआ, ये भी सर्कुलर नोट कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका एक रेखीय गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति के मात्रक की अगर बात करते हैं तो शक्ति के मात्रक जो होता है आपका वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर भी दिया गया है, आपका 10 वोल्ट दिया गया है, और उसमें जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है, तो प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए, एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर, आई होप आप जानते होंगे इस फार्मूला को। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, V जो है आपका 10 दिया गया है, I का मान जो है 2 दिया गया है, तो R कितना हो जाएगा, R भी जो हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है। तो देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता दूरी जो होती है आपका अनंत होती है, क्योंकि जो पैरेलल आती है, तो पैरेलल किरणें आती है, उसको जब ट्रांसफ़र कर दी जाती है समतल दर्पण के द्वारा, तो वो भी जो है एक प्रकार का पैरेलल ही चलते जाता है, जिसकी वजह से जो है इसका फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है, और जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो होता है आपका अनंत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे करेंट अफेयर का क्वेश्चन कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृत नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कि सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए ICC विल टू विन अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होता है। अगर इसका इंग्लिश में बात करते हैं तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो होता है आपका पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अगर इसका इंग्लिश की बात करते हैं तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो होता है इसका फुल नेम होता है। आगे देखेंगे 82 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है कोयला का प्रमुख भंडार पाया जाता है। तो देखिए, कोयला का प्रमुख भंडार आपका झारखंड में भी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, क्योंकि कोयला के लिए ये सभी बहुत नामी लोग हैं, नामी ग्रामी लोग जाने जाते हैं, वैसे बोलिए इसको। कोयला जो है भारत में सबसे पहले जो है आपका इस प्रकार है, क्रम में सबसे ज़्यादा झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। कोयला के प्रमुख प्रकार में एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। झरिया जो है भारत में कोयला का सबसे बड़ा और सबसे उत्पादन कोयला क्षेत्र है। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा जो है आपका 80 से 85% होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। बिटुमिनस की कार्बन की मात्रा जो है 47 से
72% के आसपास होता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा जो है 30 से 50% देखने को मिलता है। पीट में लकड़ी के अंश के स्पष्ट के रूप में मिलता है। भारत में 98% कोयला जो है आपका गोंडवाना प्रकार का है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार आपका तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम बार व्यावसायिक स्तर का कोयला 1774 में रानीगंज पश्चिम बंगाल में निकाला गया था। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है, तो चाइना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नंबर कि आत्मकथा आई हैव द स्टेट एंड कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर आश्विन और एस मोगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर जो हो जाएगा आपका कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है। तो देखिए जोजिला सुरंग जो है आपका श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। तो देखिए श्रीनगर एवं लाहौल स्पीति घाटी नहीं, मनाली जम्मू हटाइए, श्रीनगर एवं लेह को जो है आपका जोजिला सुरंग जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए कलिंग महोत्सव जो हो जाएगा आपका कहाँ में मनाया जाएगा, तो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कि भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। तो पारुल परमार की बात करते हैं तो ये जो हो जाएंगे आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो बांग्लादेश जो था पहले जो था आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था आपका धर्म के नाम पर बना ही है, तो वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हो जाएगा। तो बांग्ला जो देश जो था आपका पहले पूर्वी पाकिस्तान था और जो अभी एट प्रेजेंट बांग्लादेश पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, जहाँ पे इस्लाम धर्म की बहुलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इस्लाम हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर कि पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो है सीधे जनता से संबंधित है। तो देखिए जनता से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो देखिए विकास जनता से संबंधित नहीं, देश का विकास होता है। आधुनिकरण जो होता है आपका किसका होता है, तो आधुनिकरण होता है। तो आधुनिकरण के बारे में बात करते हैं तो जो अगर ट्रेडिशनली हो रहा है, जो कंपनी में काम पहले हाथ से होता था वो मशीन से होने लगा, आधुनिकरण हो गया। आत्मनिर्भरता ये जो है आपका किससे है, सीधे जनता से नहीं। अगर सीधे जनता की बात करते हैं तो यहाँ पे समानता शब्द से जो है सीधे जनता को इंडिकेट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 89 नंबर क्या बोला गया है कि धीवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। कौन सा, धीवेही जो है भारत के किस पड़ोसी देश की जो है राजभाषा है। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो धीवेही जो हो जाएगा, धीवेही भारत के मालदीव पड़ोसी देश की राजभाषा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव का राजधानी आपका माले होता है। करेंसी जो होता है आपका रुपया होता है। म्यांमार की राजधानी आपका नैपीदो होता है। करेंसी जो होता है आपका क्यात होता है। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू होता है। करेंसी नगुत्रम होता है। श्रीलंका की राजधानी आपका जबरदनपुर कोटे होता है। करेंसी की बात करते हैं तो श्रीलंकाई रुपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का सबसे अधिक है। तो देखिए ये क्या बोला गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं कि शहरी से ग्रामीण, तो शहर से ग्रामीण में कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। शहर से शहर इसको भी काट दीजिए, शहर से शहर। अब आइए यहाँ पे ग्रामीण से शहर, तो देखिए इसको हम मान सकते हैं कि 31 ग्रामीण से शहर जो होता है एक 100% हम नहीं, इसको 90% हम मानेंगे कि ग्रामीण से शहर मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन शहर में जो है मैक्सिमम लोग वैसे लोग जो है जो ग्रामीण से उठ करके डायरेक्ट शहर में न जा करके, जैसे कि ग्रामीण से ग्रामीण, जैसे छोटा टाउन ले लीजिए आप ही के शहर में, अगर गाँव से निकल करके शहर में आइएगा, छोटा सा टाउन है तो वो भी जो है एक प्रकार का ग्रामीण के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, जिसमें 100 मैक्सिमम लोग जो है वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका 100% है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रामीण टू ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 का जो है आपका ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 92 भी जो है आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर की बात करते हैं 92 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं हम 93 नंबर, जो कि एक प्रकार का आपका साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन तो मस्ट है देखने के लिए। देखते हैं कि सौर पैनल में उपयोग की जाने वाली फोटोवोल्टेनिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे
सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखते हैं। प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव जिसमें प्रकाश कण जो होता है आपका अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखेंगे, जूल तापन प्रभाव के नियम से नहीं होता है। सीबेक से भी हटा दीजिए, रिफ्लेक्शन से भी हटा दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो प्रकाश जो है आपका विद्युत प्रभाव जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें प्रकाश की कण जो फोटोन बोला गया है अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 93 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब देखेंगे 94 नंबर क्या बोला गया है। 94 की बात करते हैं कि चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। भौतिक के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र में मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए इस केंद्रीय क्षेत्र में जो है आपका अत्यंत उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। देखिए इसमें अत्यंत उच्च दाब नहीं होता है, अत्यंत निम्न वायु दाब होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा कि आई ऑफ द साइक्लोन में चक्रवात के बीच में जो है आपका अत्यंत निम्न दाब आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि चक्रवात एक विशाल घूमता हुआ तूफान है जो एक निम्न वायु दाब केंद्र के चारों ओर बनते हैं। केंद्र में जिसे आंख कहते हैं हवा नीचे की ओर उतरती है जिसमें बादल नहीं बन पाते और मौसम जो होता है आपका शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 95 नंबर। 95 क्या बोला गया है कि एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो इसका हैंडपंप एक सरल मशीन के रूप में कार्य करती है। भौतिक के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो देखिए भौतिकी के अनुसार जो है हैंडपंप का जो होता है हैंडपंप का हैंडल जो है आपका फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 नंबर कि डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और तुरंत जो है आपका ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र स्थानांतरण रैपिड हीट ट्रांसफर के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग कुशल माना जाता है? तो केवल विकिरण विधि नहीं होगा, कंडक्शन विधि नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन यूजिंग प्लेट हीट चेंजर के द्वारा होता है। प्लेट हीट चेंजर का उपयोग करके चालन और संवहन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें सही होगा। 97 देखेंगे कि वाहनों से आने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उसके निकासी तंत्र मतलब कि एग्जॉस्ट सिस्टम से उत्प्रेरक परिवर्तन मतलब कि आपका कैटालाइट कन्वर्टर लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में जो है आपका उपयोग करता है? तो ध्वनि ऊर्जा में नहीं करता है, प्रकाश ऊर्जा हटा दीजिए। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। 97 एक्चुअली आखिर कहना क्या चाह रहा है? तो वाहनों में जो है होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए उसके निकास तंत्र में जो है आपका उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। जो उपकरण जो है हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक उपयोग करता है। उत्प्रेरक जो है आपका परिवर्तक मुख्य रूप से ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करता है। एक उत्प्रेरक जो है आपका परिवर्तक वाहन के इंजन से निकलने वाली गर्म निकासी गैसों में काम करता है। इसमें प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक उच्च तापमान लगभग 400 से 800 डिग्री तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का जो हो जाएगा 97 का सी हो जाएगा। 98 जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा जो है कुल जो है आपका 50 पदक जीता गया है। इसका आयोजन जो है आपका कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या हो जाएगा? तो 102 नंबर पे है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीता है? तो 18वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने अगर टोटल पदक की बात करते हैं तो आपका 7 पदक जीता है। और इसी तरह से जो है आपका बिहार एसआई का प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 2 का जो है आपका
वॉल्यूम 2 का फर्स्ट सेट जो होता है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जो है एग्ज़ाम आने तक पूरा 300 सेट करा दिया जाएगा। अगर आप कॉन्संट्रेट होकर के वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप भी अटेंड करके आ सकते हैं। तो एक बार जो है आप ज़रूर इसको भी कॉन्संट्रेट होकर के देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से मज़ा आएगा देखने में। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।